हेलो दोस्तों। स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई कि सर इकोनॉमिक सर्वे कैसे करना, उसमें क्या देखना है। तो देखिए, इकोनॉमिक सर्वे यानी कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है, अब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया है। पहले वहाँ से केवल यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब स्टेट पीसीएस हो या फिर दरोगा का एग्ज़ाम हो या फिर सचिवालय का एग्ज़ाम हो, मतलब इकोनॉमिक सर्वे से 2 क्वेश्चन तो कम से कम आना ही आना है। इसलिए आपको बारीकी से इकोनॉमिक सर्वे को समझना बहुत जरूरी है। उसमें क्या क्या देखना है, देखिए, आपको देखना है कि उसका थीम क्या है। लेकिन कई बार जो होता है स्टेट का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, जैसे बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है, तो उसमें कोई थीम नहीं है। उसके बाद आपको देखना है कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर्स, तो उनके जो है उसका क्या कितना कंट्रीब्यूशन है, उसका ग्रोथ रेट जो है वो कितना रहा। फिर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसका हुआ। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अगर कोई नया चीज हुआ है तो उसको भी आपको नोटिस करना है। जैसे कि इस बार बिहार इकोनॉमिक सर्वे में क्या नया हुआ है, 2 नए चैप्टर ऐड हुए हैं। कौन कौन से? एक आपका इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज पे, और दूसरा जो है ई गवर्नेंस पे। तो पूछा जा सकता है कि हाँ, क्या नया हुआ है। तो मतलब 2 चैप्टर जो है वो नए ऐड हुए हैं, एक आपका पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज, आपका जलवायु परिवर्तन पे, और दूसरा जो है आपका ई गवर्नेंस पे। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि जैसे कौन सा जो स्टेट वाला जो पीसेस होता है, खासकर उसमें कि कौन सा जिला जो है मतलब किस चीज़ में बेस्ट किया है, कौन सा जिला जो है वो पीछे है, जो राज्य है उसका इंडिया के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। जैसे बिहार जो है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से, मतलब 2016-17, 17-18, 2018-19, ये 3 फाइनेंशियल ईयर से जो इसका जीएसडीपी है वो जो है भारत के जीडीपी से ज़्यादा रह रहा है, 10% प्लस रह रहा है। तो वो भी आपको देखना है कि जो स्टेट है उसका जो है इंडिया के कंपेरिजन में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। और एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जैसे इस साल का जैसे 2019-20 का जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे आया है, उसमें 2018-19 का रिपोर्ट कार्ड है वो उसमें दिया हुआ है। तो उसमें ये बताया गया है कि जो प्राइमरी सेक्टर है और जो सेकेंडरी सेक्टर है, दोनों का जो ग्रोथ है वो इंडिया के प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से कम हुआ है। लेकिन जो बिहार का जो टर्शरी सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र, उसका जो ग्रोथ है वो इंडिया के टर्शरी सेक्टर से ज़्यादा हुआ है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। और फैक्ट्स फिगर्स आपको बहुत मतलब ज़्यादा आएंगे और आपको बार बार उसको रिपीट करना है। साथ ही साथ मतलब जो इकोनॉमी का डेटा रहेगा वो 2 टर्म्स पे होता है, ये हमने आपको पहले ही बताया था। एक कांस्टेंट प्राइस और एक करंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस हो गया आपका जो रियल पिक्चर दिखाता है, वो महंगाई को ध्यान में रख के कोई चीज़ों को बताता है, जबकि जो करंट प्राइस होता है वो चालू मूल्यों पे होता है, उसमें इन्फ्लेशन नहीं होता है। जो भी आप कांस्टेंट प्राइस पे निकालते हैं उसको हम रियल बोलते हैं। अगर आप मतलब जीएसडीपी निकाल रहे हैं तो वो रियल जीएसडीपी हो जाएगा, एनएसडीपी निकाल रहे हैं तो वो रियल एनएसडीपी हो जाएगा। और देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, जैसे देश के लिए जीडीपी होता है ना, वैसे स्टेट के लिए क्या होता है, जीएसडीपी हो जाता है। और अगर कोई चीज़ आप करंट प्राइस पे निकाल रहे हैं तो वो नॉमिनल हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमने आपको समझाया है आपका जो रियल है और जो नॉमिनल है दोनों के बीच का डिफरेंस समझाया है। तो अगर कंफ्यूजन है तो उसको आप जरूर से देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है। तो चलिए हम बिहार का इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 को समझते हैं और मतलब जानते हैं कि क्या क्या चीज़ों को कैसे कैसे देखना है। और यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो बनने लाजमी हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हम देख रहे हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2019-20। जैसा कि हमने बताया कि इस बार 2 नया चैप्टर ऐड किया गया है, एक आपका पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पे यानी कि क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट पे, और दूसरा क्या है आपका ई गवर्नेंस। अब देखिए, बिहार का जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है उसमें किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो देखिए, जो प्राइमरी सेक्टर है उसका 19.7 है, मतलब कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। इसमें सेकेंडरी हो गया यानी कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 19.1 है, और जो टर्शरी सेक्टर है उसका सबसे ज़्यादा 61.2% है। तो नंबर 1 पे टर्शरी हो गया, नंबर 2 पे प्राइमरी हो गया, नंबर
थर्ड पे सेकेंडरी हो गया। अगर हम भारत की बात करेंगे तो नंबर 1 पे टर्शरी है, नंबर 2 पे सेकेंडरी है और नंबर 3 पे प्राइमरी है। तो ये अंतर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तृतीयक क्षेत्र का है, उसके बाद जो है प्राथमिक क्षेत्र का है, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र का है। ये फिगर है बिहार के इकोनॉमी का। और ये हम कब की बात कर रहे हैं, 2019-20 में जो है किसका रिजल्ट आया हुआ है, 2018-19 का पूरा रिजल्ट आया हुआ है, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि 2018-19 में क्या क्या कैसा कैसा रिजल्ट रहा। उसके बाद किस सेक्टर का कितना प्रतिशत ग्रोथ रहा। तो जो प्राथमिक क्षेत्र रहा, चूंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी तो काफ़ी फसल नुकसान हो गया था, तो उसका ग्रोथ बहुत कम रहा, 0.6% रहा। जो सेकेंडरी सेक्टर है 6.3% रहा और सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसका रहा, टर्शरी सेक्टर का 13.3%। तो 65वीं बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो टर्शरी सेक्टर है उसका 2017-18 में ग्रोथ कितना रहा। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, एक किस सेक्टर का इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है और मतलब ईयर वाइज जो है वो क्या ग्रोथ रहा। तो प्राइमरी सेक्टर का 0.6% रहा, सेकेंडरी का 6.3% रहा और टर्शरी का 13.3% रहा। इकोनॉमिक्स में डेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बार बार पढ़ना होगा, तब जाके श्योरिटी आएगी। तो देखिए, जैसे हमने बताया कि जो भी डेटा होता है उसको हम 2 बेसिस पे निकालते हैं। एक आपका हो गया कांस्टेंट प्राइस यानी कि स्थिर मूल्य, जिसको हम उस रियल कहेंगे, और एक होता है आपका करंट प्राइस यानी कि वर्तमान मूल्य या चालू मूल्य, उसको हम नॉमिनल कहेंगे। कांस्टेंट प्राइस में क्या होता है कि एक बेस ईयर से हम कंपेयर करते हैं। तो अभी बेस ईयर क्या है, अलग अलग चीज़ों के लिए बेस ईयर 2011-12 है और चालू वर्ष मतलब जिस साल का आप निकाल रहे हैं। तो अभी जैसे हम जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 आया, इसमें जो 2018-19 फाइनेंशियल ईयर था उसका रिजल्ट आया है, तो उसमें चालू वर्ष क्या हो जाएगा, 2018-19 ही हो जाएगा। तो अब देखिए 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था कि आपका जो 2017-18 में रियल जीएसडीपी क्या रहा। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जब भी आप कोई चीज़ कांस्टेंट प्राइस पे निकालेंगे तो उसमें क्या होता है कि आप महंगाई को भी इंक्लूड करते हैं और आपको सही पिक्चर मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल। तो 2018-19 का जो रियल जीएसडीपी रहा, जो कि कांस्टेंट प्राइस पे निकाला गया, वो रहा कितना, 3,94,350 करोड़। और ना लास्ट और स्टार्टिंग का पिक्चर जो है, पूरा डेटा याद रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लास्ट और स्टार्टिंग से आप उसको जो है ऑप्शन को टिक कर देंगे। और यही जो है करंट प्राइस पे यानी कि नॉमिनल जीएसडीपी कितना रहा, तो 5,57,490 करोड़। तो ध्यान रखिए कि 5,490 और इधर जो है आपका 3,350, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एकदम क्लोज ऑप्शन नहीं देता है। तो आपको मोटा मोटी भी अगर आइडिया है कि हाँ किस फिगर में है, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। उसके बाद ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट में भी फिर यही है कि जो रियल ग्रोथ रेट रहा आपका यानी कि कांस्टेंट प्राइस पे रहा, वो 10.53 रहा और आपका जो नॉमिनल रहा वो 15.01% रहा। तो मेनली जो है ये देखा जाता है रियल, क्यों, क्योंकि ये महंगाई को ध्यान में रख के जो है ये अब मतलब पब्लिश होता है, तो ये सही पिक्चर दिखाता है। तो रियल जीएसडीपी कितना रहा, 3,94,350 करोड़ और रियल ग्रोथ रेट कितना रहा, 10.53। और नॉमिनल जीएसडीपी कितना रहा, 5,57,490 करोड़ और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कितना रहा आपका, 15.01। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये रियल साइड वाला जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब आप पर कैपिटा जीएसडीपी यानी कि प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की बात करें तो रहा 33,629 रुपये, और अगर आप नॉमिनल में बात कीजिएगा तो रहा 47,641। यानी कि पर कैपिटा जीएसडीपी होता है क्या आपका करंट प्राइस पे, वर्तमान मूल्य या चालू मूल्य पे, तो ये हमेशा ज़्यादा रहता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी देखिए ये ज़्यादा था इसके कंपेरिजन में, और यहाँ भी देखिए क्यों, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन जो है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आपका जो है पर कैपिटा जीएसडीपी जो है किस पे, करंट प्राइस पे,
क्या रहा 47,641 रुपीज़, जबकि वही पर कैपिटा जीएसडीपी जो है आपका कांस्टेंट प्राइस पे, यानी कि आप कह सकते हैं रियल वाला कितना रहा 33,629 रुपीज़। और ये जो है भारत का 1/3 है। उसके बाद और एक चीज पूछता है आपका एनएसडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि निवल राज घरेलू उत्पाद। तो रियल एनएसडीपी कितना हो गया 3,59,030 करोड़। और आपका जो नॉमिनल एनएसडीपी कितना हो गया 5,13,881 करोड़। और जैसे कि मैंने बताया कि जो भी नॉमिनल वैल्यू होता है वो रियल से ज़्यादा होता है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो आपका रियल होता है उसमें हम इन्फ्लेशन को लेते हैं। तो यहाँ देखिए जो आपका रियल जीएसडीपी था वो 3,94,350 था, वैसे ही जो रियल एनएसडीपी रहा वो कितना रहा 3,59,30। लेकिन जो रियल जीएसडीपी था वो 5,57,490 करोड़ रहा, और जो रियल एनएसडीपी रहा वो 5,13,881 रहा। आपको जो है दोस्तों जीडीपी, एनडीपी, जीएसडीपी, एनएसडीपी, मतलब ये सब जो है तरीका है क्या नेशनल इनकम को निकालने का। तो हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसको आप जरूर से पहले समझिए, तभी आपको जो है ये जीडीपी, एनडीपी, जीएसडीपी, एनएसडीपी जो है वो क्लियर होगा। सेंटर के लिए हम निकालते हैं तो उसको जीडीपी बोलते हैं, स्टेट के लिए निकालते हैं तो उसको हम जीएसडीपी बोलते हैं। और फिर उसमें जो है जब डेप्रिसिएशन आप माइनस कर देते हैं जीडीपी में तो आपको क्या मिलता है एनडीपी मिलता है। वैसे ही जब स्टेट के जीएसडीपी में आप डेप्रिसिएशन माइनस करें तो आपको क्या मिलता है एनएसडीपी मिलता है। नाम से घबराना नहीं है, फैक्ट से घबराना नहीं है, बार बार रिपीट करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो फिर आपको वो ध्यान में हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि 64वीं बीपीएससी में पूछा था कि ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है, और जो 65वीं बीपीएससी हुआ उसमें पूछ लिया कि रियल जीएसडीपी कितना है। तो इसलिए ये डेटास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो रियल साइड वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। जो रियल मतलब कांस्टेंट प्राइस वाला हो गया, तो रियल जीएसडीपी हो गया 3,94,350 करोड़, और जो ग्रोथ रेट रहा रियल ग्रोथ रेट वो 10.53 रहा। और आपका जो पर कैपिटा जीएसडीपी हुआ कांस्टेंट प्राइस पे वो 33,629 रुपए रहा। और भारत का जो पर कैपिटा जीएसडीपी है ये वन ऑफ द लोएस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बजट जो है आप जानते हैं, बजट जो है इसमें जैसे घर का बजट होता है वैसे सरकार का बजट होता है। उसके दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू राजस्व मतलब जो सरकार के पास इनकम आती है, और कैपिटल मतलब जो सरकार का खर्च होता है पूंजी, ठीक है। और ये दोनों के फिर जो है दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू के जैसे प्राप्तियां और एक्सपेंडिचर, उसी तरह कैपिटल का रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जो रेवेन्यू वाला पार्ट होता है ये जनरली जो है स्टेट गवर्नमेंट अपने जो रोजमर्रा के काम उसको करने के लिए करती है, डेवलपमेंटल वर्क इससे नहीं होता है, डेवलपमेंटल वर्क इससे होता है। तो एक चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2004-05 फाइनेंशियल ईयर से ही जो बिहार का जो बजट है वो रेवेन्यू सरप्लस चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो कैपिटल का जो चीज़ है वो डाउन है, तो मेन डेवलपमेंट जो होता है वो पूंजीगत वैसे होता है, तो ये डाउन चल रहा है। लेकिन जो रेवेन्यू पार्ट है ये अब चल रहा है। तो देखिए इस जो मतलब इकोनॉमिक सर्वे जो है उसमें जो है क्या दिया है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो 12% अप हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 21.7% अप हुआ है, लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 12% डाउन है। तो यहाँ आप लिंक कर सकते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो है प्राप्तियां मतलब सरकार को जो इनकम आता है वो 12% अप है, लेकिन सरकार का जो पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 12% डाउन है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 21.7% है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि 2004-05 से ही जो बिहार का बजट है रेवेन्यू सरप्लस चल रहा है, इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि 3 साल से जो है बिहार का जीएसडीपी जो है भारत के जीडीपी से ज़्यादा है। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जैसे राजकोषीय घाटा जो कि दिखाता है कि सरकार जो है
वो कितना ज़्यादा बोरो कर रही है। तो ये 3% के अंदर रहना चाहिए। तो अभी 2 साल से जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, 2.68% रहा, और जो 2019-20 के लिए इसको 2.81% रखा गया है टारगेट। जो रेवेन्यू सरप्लस, जैसे कि हमने बताया कि 2004-05 से ही जो है बिहार का बजट है रेवेन्यू सरप्लस चल रहा है, तो 1.34% रहा। और जो सरकार का कर्ज है वो भी मतलब विद इन कंट्रोल ही है, 32.34% है। और ये जो भी डेटा है दोस्तों, हम कौन से ईयर के लिए बता रहे हैं, 2018-19 के लिए। ध्यान में रखिएगा, जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 आया है उसमें जो है रिपोर्ट कार्ड दिया हुआ है कौन से ईयर का, 2018-19 का रिपोर्ट कार्ड दिया हुआ है। तो ये जो भी हम डेटा डिस्कस कर रहे हैं वो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 2018-19 है। तो फिजिकल डेफिसिट कितना रहा, 2.68% रहा। जैसे कि FRBM एक्ट में भी है कि आपको 3% से कम रखना है। जो रेवेन्यू सरप्लस रहा 1.34% रहा, और जो डेप्ट रहा वो भी मतलब 32.34% रहा। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब चलिए टर्सरी सेक्टर का तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, लेकिन टर्सरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर, मतलब कौन सा चीज़ जो है ग्रो किया, तो आपका जो है वायु परिवहन यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट जो है उसका सबसे ज़्यादा विकास दर बढ़ा है 36%। साथ ही साथ आपको पता ही हो कि 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग ने जो है सिफारिश रिकमेंडेशन दी है, जिसको सरकार ने मान भी लिया है। इस वित्त आयोग के हेड कौन है, NK सिंह। तो बिहार का हिस्सा जो है बढ़ा है, बढ़ के कितना हो गया है, 10.06%। लगभग बिहार को 27,000 करोड़ रुपए जो है ज्यादा मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे में फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया है। ये फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है हर 2 साल के बाद आता है, और दिसंबर मतलब 31 दिसंबर को जो है ये फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई थी। तो इसमें बिहार का जो फॉरेस्ट कवर है 7.8% है, बहुत ही ज़्यादा कम है। जो ट्री कवर है वो पिछले 2017 के मुकाबले कम हो गया। 2017 में जो है 2.4% था, अब ये घट के 2.1% हो गया है। तो टोटल जो है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर मिला के कितना है, 9.9। और जो ये डेटा है दोस्तों मैंने इकोनॉमिक सर्वे से लिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और, कितनी आर्द्र भूमि है, तो बिहार में 285 वेटलैंड है। जैसे कि मैंने बताया कि जो स्टेट एग्जाम होता है उसमें डेटा और जो फिगर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है इसको आपको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए, कि इंडिया में कौन से स्टेट का जंगल सबसे ज़्यादा बड़ा है, कहाँ घटा है, वेटलैंड का क्या पोजीशन है, मैंग्रोव का क्या पोजीशन है। और इस पर हमने जो दोस्तों जो है वीडियो भी बनाई है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया है, तो आप जरूर से देखिए, क्योंकि इस साल जो भी एग्जाम होगा इस साल या अगले साल, वहां पे फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट से एक नए क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। फिर स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अंदर बिहार के कितने शहर हैं, एक और क्वेश्चन बनता है। तो बिहार के 4 शहर हैं। कौन कौन से, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। अब देखिए नेशनल इनकम जो है मतलब पर कैपिटा NSDP जो है वो कितना रहा, 30,617 रुपये। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जैसे कि मैंने बताया कि ये सारे फिगर जो है मैं किसके लिए बता रहा हूँ, 2018-19 के लिए। अब एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहाँ से कि पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि प्रति व्यक्ति बिजली खपत जो है वो कितनी रही, तो आपका 311 किलोवाट आवर जो है वो बिजली खपत रही 2018-19 में। और जो उत्पादन क्षमता है वो भी बढ़ गई है, वो 2019 में कितना हो गया है, 4767 मेगावाट हो गया है। और टारगेट क्या है कि 2021-22 तक जो है हमको एडिशनल जो है 5335 मेगावाट को और इसमें ऐड करना है। फिर हम बात करते हैं रोड डेंसिटी की, सड़क घनत्व की। तो जो अपना बिहार है वो मतलब लोवेस्ट है, 1 लाख की पॉपुलेशन पे जो है 181 किलोमीटर ही है। और बिहार में अगर बात करें विद इन बिहार, तो पटना से भी आगे कौन सा जिला है, जमुई। फिर ये भी क्वेश्चन बनता है कि कितने राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से होकर गुजरते हैं, तो 43 है। और उनकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 4,917 किलोमीटर। 60 से 62 जो BPSC में क्वेश्चन पूछा गया था,
तो आपको नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे दोनों जानना बहुत जरूरी है। स्टेट हाईवे कितने हैं? 4311 किलोमीटर। नेशनल हाईवे जो है 4917 किलोमीटर है और जो स्टेट हाईवे है वो 4311 किलोमीटर है। और सितंबर में मोदी साहब ने जो है 9 हाईवे को क्लियरेंस दिया है, जिससे और 350 किलोमीटर जो है वो ऐड होंगे। उसके बाद अगर आप एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग की बात करें तो कितना है? बिहार में मात्र 0.39 हेक्टर्स है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल्स हो। ऐसे ओवरऑल लैंड होल्डिंग की बात करें तो महिलाओं के पास बहुत ही कम, शायद 14% के आसपास है। और कितने स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं? तो यहां तो बहुत ही बुरी सिचुएशन है। 97% जो लैंड होल्डर्स हैं वो स्मॉल और मार्जिनल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। उसके बाद जनवरी 2020 में बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया। किसके किसके लिए? मक्का के लिए और गेहूं के लिए। उसके बाद और एक चीज जिसका जिक्र बार बार किया गया है वो आपका जल जीवन हरियाली योजना है, जिसके अंदर जो है वाटर कंजर्वेशन का काम करना है। जो नदियां हैं उनको मतलब और उसमें पानी रहे उसकी व्यवस्था करनी है। जो तालाब कुएं हैं उनको रिप्लेनिश करना है। साथ ही साथ जो है जंगल को भी बढ़ाना है। तो ये 3 वर्ष तक ये प्रोग्राम चलेगा और बिहार ने इसको अपने बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को इसको लागू किया है और इसके लिए 24,524 करोड़ दिए गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल जीवन हरियाली योजना। उसके बाद अगर आप अर्बनाइजेशन की बात करें, नगरीकरण की, तो बिहार बहुत ही पीछे है। मात्र 11.3% जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहते हैं और मैक्सिमम कहाँ पे है? पटना, सेकेंड पे आपका मुंगेर है और सबसे कम कहाँ अर्बनाइजेशन है? कौन से जिले में? बांका में, मात्र 3.5%। और ये बहुत गंभीर समस्या है क्योंकि ना जो रूरल एरिया है वो उतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। नगरीकरण का होना आवश्यक है प्रॉपर तरीके से, तभी जाके जो है प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाएगा। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो पटना का सर्वाधिक है और सबसे कम कहाँ का है? शिवहर का है। उसके बाद रोजगार की बात करें तो सबसे ज्यादा रोजगार कौन प्रोवाइड करता है? तो आपका कृषि, वानिकी और मत्स्य, यानी कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, ये सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड करते हैं। कितना? 44.6%। आपको जो है डेटा और फिगर्स ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि बीपीएससी को डेटा और फिगर से बहुत ज्यादा प्यार है। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जो है सबसे ज्यादा कहाँ कार्यरत हैं? कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में 53.6% और उसके बाद टीचिंग में 25% के आसपास है, मतलब 25% समथिंग है। तो पूछ लिया कि कृषि, वानिकी और मत्स्य सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार है, बताइए कितना परसेंट? तो कितना है? 44.6%। और महिलाओं को सबसे ज्यादा मतलब वर्क कहाँ मिलता है? कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में 53.6%। हालांकि महिलाओं का जो मतलब पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत ही कम है बिहार में। बिहार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है दोस्तों। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ और जैसे कि मैंने बताया कि मैक्सिमम लोग के पास जो जमीन है वो बहुत कम है। 97% जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है और मतलब जो एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग है वो कितना है? मात्र 0.39 हेक्टर्स। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और ये आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा के लिए, बिहार सचिवालय के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों।